संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी थी जानी माने युवा आलोचक और कहानीकार राकेश बिहारी से ममता सिंह की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। राकेश जी, हमें बताइए कि आलोचना की बात चल रही है और हमने आपसे जानना चाहा कि क्या क्राइटेरिया होता है। बड़ी विशद तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। किसी आलोचक का प्रभाव आप पर रहा है, किसका रहा है? मैं इसको थोड़ा दूसरे तरह से देखता हूँ। इससे पहले कि मैं सीधे सीधे आपका सवाल लूं, मुझे लगता है आपके डायरेक्टर ही थे रिटायर हुए राजेश रेड्डी साहब, उनके दो शेर हैं और मुझे जब भी मैं आलोचना कर्म पे बात करता हूँ, आलोचना की स्थिति पे बात करता हूँ, तो वो दोनों शेर मुझे बहुत याद आते हैं कि अब भी है राह बरसे इतनी तुम्हें उम्मीद, अब भी है राह बरसे इतनी तुम्हें उम्मीद, लगता है तुम न मानोगे रहमे लुटे बगैर, परवाज में कटेगी किसी की तमाम उम्र। क्या बात! छू लेगा आसमान को कोई उड़े बगैर। क्या बात है! मैं तमाम आलोचकों से माफी मांगते हुए ये दो शेर पढ़ रहा हूँ। जब तक मैं खुद आलोचना नहीं करता था, या अब भी कई बार महसूस होता है जब मैं मुख्य धारा की आलोचना पढ़ता हूँ, कि कहीं न कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है, परवाज में अपनी उम्र गंवा देता है और कोई बिना उड़े ही आसमान को छू लेता है। निश्चित तौर पर एक कथाकार के रूप में, भले एक अदना सा कथाकार हूं, ये चीजें मुझे परेशान करती रही, हमारे साथियों को भी करती हैं। तो मेरे आलोचक बनने के पीछे कहीं न कहीं वो भी स्थिति जिम्मेवार होंगी कि हम किस तरह की अपेक्षा करते हैं अपनी आलोचना से। जाहिर है इसके लिए आप अपने पूर्वजों को पढ़ते हैं, अपने अग्रजों को पढ़ते हैं। कहानी की आलोचना की एक बहुत कोई बनी बनाई शास्त्रीय परंपरा भी नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी नामवर जी की जो किताब है नई कहानी, मुझे आज भी लगता है कि कहानी को पढ़ने का अगर तरीका कभी खोजा जाएगा तो उस किताब को जरूर याद किया जाएगा। तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं नामवर जी की उस आलोचना से प्रभावित हूं, लेकिन हाँ, उन्होंने कहानी पढ़ने का जो तरीका बताया वो मुझे जचती है वो चीज। और कहीं न कहीं हम सब अपने अग्रजों पूर्वजों का हिस्सा अपने साथ लेके चलते हैं। तो वो जो चीजें मुझे अच्छी लगी वह भी मेरी बनावट का हिस्सा है, जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो भी मेरे बनावट का हिस्सा है, ताकि हम उन चीजों को पूरा कर सकें। इसको सीधे सीधे किसी एक व्यक्ति का प्रभाव मैं नहीं कहूंगा। हाँ, हम किस तरह से अपने पहले की चीजों को पढ़ते हुए बड़े हुए, वो खुद ब खुद हमारे चरित्र का, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाता है। और अब हम ये जानना चाहते हैं आपसे, वर्तमान साहित्य में अलग अलग पीढ़ियों के कथाकार मौजूद हैं और कथा वस्तु की विविधता है, कहन और शिल्प की अलग शैली है। तो आज का परिदृश्य कैसा है? बतौर कथाकार, बतौर आलोचक बताइए। आपने बहुत सही कहा कि अभी एक साथ कई पीढ़ियां लिख रही हैं जी। कम से कम 3 से 4 पीढ़ियां एक साथ लिख रही हैं। आज ममता कालिया भी कहानी लिख रही हैं, हम भी कहानी लिख रहे हैं। हम दोनों के बीच की दो पीढ़ियां हैं, जहां अभी हम पंकज मित्र की बात कर रहे थे, हम योगेंद्र आहूजा की बात करेंगे, ऋषिकेश सुलभ की बात करेंगे। ये तमाम लोग कहानियां लिख रहे हैं। काशीनाथ सिंह कहानियां आज भी लिख रहे हैं। तो ये जो अलग अलग पीढ़ी के लोग हैं अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो कहानियों में नई चीज है, कहानियां किस तरह से नई हुई हैं, उसके ऊपर हमारे समय का असर है। यह जो समय है इसे हम सूचना समय कह सकते हैं। एक ऐसा समय जिस समय सूचनाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। इस तरह महत्वपूर्ण हुई है कि इसने न सिर्फ हमारी दुनिया को बेहतर किया है, चौड़ा किया है, बल्कि हमें कई जगह पे संकुचित भी किया है। सूचना का दबाव भी हमारी कहानियों पर है और सूचना से बहुत सारी चीजें छन के निकल रही हैं जो हमारी कहानियों को बेहतर भी बना रही हैं। रचना समय कहानी विशेषांक 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका संपादन आपने किया था। कई किताबों का यूं तो संपादन आपने किया है, लेकिन यहाँ पर हमें बताइए कि कहानियों के विविध रंग थे उसमें। तो ये अनुभव कैसा रहा आपका और किस तरह से चुनाव किया, क्योंकि तादाद में कहानियां आपके पास आई? निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा अनुभव है। पहले तो ये बताऊं कि इस विशेषांक की जब हमने परिकल्पना की थी तो हमारे जहन में सिर्फ कहानी थी, कोई पीढ़ी नहीं थी कहानीकारों की। अमूमन इधर जो विशेषांक आए थे या तो पीढ़ी केंद्रित थे या किसी विमर्श पर केंद्रित थे। कहानी के पूरे परिदृश्य को लेकर, जिसमें आपने कई पीढ़ियों का जिक्र किया, जिसमें सबकी कहानियां हो, सबकी कहानियों पे बात हो, उस तरह के विशेषांक इधर बहुत दिनों से नहीं आए थे। उसी से प्रेरित होकर हमने इस विशेषांक की परिकल्पना की थी। जाहिर तौर पर हमारे पास बहुत सारी कहानियां आई, कुल 98 कहानियां, 98 स्टोरीज। तो हमने 98 कहानियां पढ़ी। कैसे हमने तय किया कि कौन सी कहानी छापेंगे,
तो जो अभी हमने पीछे बात की कि मैं कहानी में क्या ढूंढता हूँ, बतौर संपादक आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार कुछ चीजों से आप बहुत असहमत होते हैं, एक व्यक्ति के रूप में, एक पाठक के रूप में, लेकिन एक संपादक के रूप में आप उसे छापना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें भी साथ में थी। कुल मिलाकर वो बड़ा दिलचस्प सफर था। मैं खुद को बहुत समृद्ध पाया उस बीच। उस दौरान मुझे पता चला इतनी तादाद में लोग कहानियां लिख रहे हैं, ऐसे कथाकार भी हैं जिनके 2-2, 3-3 संग्रह प्रकाशित हैं और मैं उनका नाम तक नहीं जानता हूं। खुद अपनी सीमा का भी एहसास कराया उस चयन की प्रक्रिया ने। स्वप्न में बसंत किताब का संपादन भी आपने किया। ये स्त्री यौनिकता विषय की कहानियां हैं। इस संग्रह की उल्लेखनीय कहानियों का जिक्र अगर आप करना चाहें। देखिए, स्वप्न में बसंत जो है, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि स्त्री यौनिकता पर और किताबें नहीं हैं। दरअसल सेक्सुअलिटी जो है, यौनिकता का जो विमर्श है, वो तो अब बहुत खासा चर्चित हो चुका है और बहुत उसने अपने लिए जगह बना ली है। तो हमारी पीढ़ी जो है, जिसका हिस्सा हम आप हैं, जो बिल्कुल नई पीढ़ी है कहानीकारों की, भूमंडलोत्तर कहानी पीढ़ी का जो हिस्सा है, इस पीढ़ी की 12 स्त्री कथाकारों की एक-एक कहानियों का चयन है यह। जी। इस किताब की विशेषता यह है, स्त्री कहानीकार जो हैं, उनकी नजर में यौनिकता क्या है, इसका ध्यान रखते हुए हमने उस किताब का संपादन किया था। कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण कहानियां थी उसमें, जो अभी जहन में तुरंत याद आ रही हैं, उसमें जयश्री राय की एक कहानी है एक रात, मनीषा पांडे की कहानी है स्टारी नाइट, कविता की कहानी है उसमें क्या तुमने खजुराहो की मूर्तियां देखी है, गीता श्री की कहानी है गोरिल्ला प्यार, महुआ माजी की बहुत अच्छी कहानी है चंद्रबिंदु। ये कहानियां अलग अलग कोण से, इसको सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, दरअसल इन कहानियों को एक सामाजिक विमर्श की तरह पढ़ा जाना चाहिए। जी, हमें बताइए कि समकालीन साहित्य में लेखकों की तादाद बहुत बड़ी है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पाठक कम हुए हैं? क्या इस पर सोशल मीडिया का बहुत असर है? निश्चित तौर पर पहले प्रकाशन के अवसर कम थे, आपके पास कम पत्रिकाएं थी, थोड़े से प्रकाशक थे, संपादकों का एक खास तरह का प्रभुत्व था। वो अच्छा था या बुरा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संपादक नाम की एक संस्था थी, तो रचनाएं जितनी तादाद में लिखी जाती थी उसके तुलना में प्रकाशन का मौका कम मिलता था। आज जब आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, अपना ब्लॉग है, तो जो संपादक नाम की एक संस्था हुआ करती थी वो कमजोर पड़ी है। तो जाहिर है कि जिसके मन में जो है वो अपनी रचना को प्रकाश में ला सकता है, और लेखक बहुत हैं, तो इसमें मुझे लगता है खुश होना चाहिए हमें। हाँ, यह जरूर कहूंगा, एक अराजकता की जो स्थिति कई बार आती है, या फिर बिल्कुल संपादक नाम की संस्था को जो नकारने की स्थिति आती है और उससे जो कुछ विडंबनाएं उत्पन्न होती हैं, उससे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम उससे भी बच पाएं तो एक अच्छी बात हो सकती है। एक लेखक को सबसे बड़ा शौक तो होता है लिखना और पढ़ना, तो लिखने और पढ़ने के अलावा आपके क्या शौक हैं? मुझे खाना बनाना पसंद है, संगीत सुनना और खाना बनाना। वर्तमान साहित्य में 2 तरह से कहानियां लिखी जा रही है। एक तो एब्स्ट्रैक्ट कहानियां लिखी जाती हैं और एक उस तरह की कहानियां हैं जिसमें कि कथानक है, शिल्प है और सजावट भी है, सब कुछ है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट अनगढ़ कहानियां लिखी जा रही है उसमें कथानक कहीं न कहीं गायब होता है। तो आप बतौर आलोचक किस तरह की कहानियों को पसंद करते हैं? बतौर आलोचक, पाठक, दोनों तरीके से मुझे वो कहानियां ज्यादा पसंद हैं जिसमें एक स्टोरी लाइन होती है। मैं ऐसा कह के मैं एब्स्ट्रैक्ट कहानियों को खारिज नहीं कर रहा, लेकिन शायद यह मेरी समझ की सीमा है कि जो बहुत अमूर्त कहानियां होती हैं, जो मैं बात कर रहा था आपसे कि यात्रा नहीं करा पाती हैं, जो मुझे वो यात्रा सिर्फ घटनाओं की यात्रा नहीं है, विचारों की, मनस्थितियों की यात्रा भी हो सकती है, तो फिर मुझे उन कहानियों को पढ़ने में, समझने में थोड़ी तकलीफ होती है। और अब साहित्य में सम्मान यानी पुरस्कारों के बारे में कुछ कहेंगे आप? अपनी कोई राय देंगे? मुझे लगता है सम्मान का लेखन से बहुत सीधा रिश्ता अब रह नहीं गया है। हमारा काम लिखना होना चाहिए, बेहतर है हम सम्मानों की बात ना करें। जी, और पाठकों की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल, एक तरह से पुरस्कार जो पाठकों की प्रतिक्रिया है, हम पाठक से कैसे जुड़ सकते हैं जी, वो जितना ज्यादा हो सके, शायद एक लेखक के लिए उससे बड़ा और कोई सम्मान होता नहीं है। आप खुद किन लेखकों को पढ़ते हैं और पसंद करते हैं? देखिए, बतौर आलोचक तो आपको सबको पढ़ना पड़ता है जी, जहां तक हो सकता है हम पढ़ते हैं। अब किसी एक लेखक का नाम मैं लेकर किसी को नाराज या किसी को खुश करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो कहानियां पिछले दिनों मैंने पढ़ी हैं जिन लोगों की, उसमें जो लोग मुझे बहुत पसंद आए हैं, उसमें पंकज मित्र, तरुण भटनागर, जयश्री रॉय, आकांक्षा पारे की कहानियां, विमल चंद्र पांडे की कहानी है जी, राकेश दुबे एक बहुत अच्छे कथाकार हैं, उनकी कहानी है, खुद जिस आशुतोष का जिक्र हमने अभी किया जिन्होंने विविध भारती पे कहानी लिखी है। चूंकि आपने कुछ नाम पूछे हैं तो ये नाम मैंने कुछ संकेत के तौर पर गिनाए। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ के जो लिख रहे हैं कहानियां, जिनकी कहानियां मुझे प्रिय हैं, पढ़ता हूँ, उन पर बात भी करता हूँ।
अपनी किसी कहानी का जिक्र करना चाहेंगे, उसकी रचना प्रक्रिया खास तौर से? कहानी की रचना प्रक्रिया अमूमन हमने अभी बिसात कहानी की रचना प्रक्रिया पे बात की है जी। आमतौर पर कहानी के विषय लोग अपने आसपास से उठाते हैं, आप कहाँ से लेते हैं विषयों को? निश्चित तौर पर हम भी अपनी कहानी को अपने आसपास से उठाते हैं। और जब बात हो रही थी कि मेरी अधिकांश कहानियां कहीं न कहीं कॉरपोरेट की दुनिया को बताती हैं, तो जाहिर है कि जिस जीवन को हमने देखा है, करीब से खुद जिया है, वो चीजें मुझे भी कहानी लिखने को प्रेरित करती हैं। मैं तो यह भी मानता हूं कि जब तक आप खुद को नहीं खोलेंगे, आप कहानी नहीं लिख सकते हैं। अगर यह अतिरेक ना हो तो किसी के संपूर्ण कहानियों को आप पढ़ लें और आप सचमुच कहानी और जीवन की समझ रखते हैं, तो आप उसकी जाती जिंदगी को भी समझ सकते हैं। और अब कहानियों की तो बहुत सारी बातें हो गई, एक बार फिर से आपके बचपन के दिनों में लौटते हैं। बचपन की कोई यादगार घटना बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, जिससे आपको लिखने की प्रेरणा मिली हो, या फिर वो बचपन वाली कविता जो आपने लिखी हो? बचपन में देखिए, पहली कविता जो हमने लिखी थी वो तुलसी जयंती मनाई जा रही थी स्कूल में जी, और उसके लिए एक स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता हुई थी। उसमें मैंने एक तुलसीदास को लेकर छोटी सी तुकबंदी की थी, तब मैं बहुत छोटा था, कि हुलसी के तुलसी की जयंती आई हर साल जो आती है, मानव के मानस में आकर तुलसी की याद दिलाती है। इस तरह की तुकबंदी थी जी। तो वहां से इस तरह से कविता का सफर शुरू हुआ था। बाकी अभी तक हमारी कहानियों में हमारा बचपन नहीं आया है। मैंने बचपन को जानबूझकर नहीं आने दिया, या फिर कुछ ऐसी चीजें मेरे बचपन की है जो मुझसे अभी तक कहानी का जो हमारा स्वरूप है उसमें वो नहीं समा पाई हैं। स्थिति दोनों हो सकती है। मैं खुद भी इस इंतजार में हूं कि बचपन की उन घटनाओं को जो अब तक मैं अपनी कहानियों का हिस्सा नहीं बना पाया, या फिर जिन्हें बनाते हुए हिचकता हूं, डरता हूं या संकोच होता है, उनको कभी अपनी कहानियों का हिस्सा बना पाऊं। वो बचपन सुखद या दुखद, क्या कहना चाहते हैं? अब इसको सुखद या दुखद ना कहें, लेकिन हर जीवन की कुछ ऐसी चीजें होती है, वो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जो आपको बड़ा करती हैं। उनको कई बार फिर से फेस करना कुछ के लिए बहुत आसान होता है, कुछ के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कभी मैं उससे बाहर आ सकूं, उन चीजों को अपनी कहानियों का हिस्सा बना पाऊं। चलिए, हमें इंतजार रहेगा आपकी रचना का। और अब चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? बस हम यही कहेंगे कि कहानी हमारे जीवन का हिस्सा है। हम कहानी को जिंदा रखें, और आपसे कहेंगे कि आप लोग अपने माध्यम से इस कहानी को हमारे बीच जिंदा रखें। अगर कहानियां जिंदा रहीं तो हम बेहतर मनुष्य की तरह जीवित रहेंगे, हमारे जो प्रगतिशील मूल्य हैं वो बचे रहेंगे। राकेश बिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी दिलचस्प बातें हमारे साथ की, हमारे श्रोताओं के साथ की। बहुत अच्छा लगा हमें। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी जाने माने युवा आलोचक और कहानीकार राकेश बिहारी से ममता सिंह की बातचीत। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन कवई। इनसे मिलिए।